राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 59 के बारे में। क्या कहता है सेक्शन 59? प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो क्या कहा जी सेक्शन ने? सभी फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट को छोड़ के। दैट मीन्स इनको छोड़ के सभी फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? ऑल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय ओरल एविडेंस और बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, है ना? ऑल फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड ईदर बाय ओरल एविडेंस और बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड which can be proved only by documentary evidence except contents of document or electronic record which can be proved by documentary evidence only। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं। सेक्शन 60 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस whatever be direct, that is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. If it refers to the fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. If it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. If it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds. तो क्या कहा जी सेक्शन 60 ने? ओरल एविडेंस सभी केसेस में डायरेक्ट होनी चाहिए। That means if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. यानी अगर ओरल एविडेंस ऐसे फैक्ट का है जिसे देखा जा सकता है, तो एविडेंस उस विटनेस का होना चाहिए जो कह रहा है कि मैंने इस फैक्ट को देखा है। या इसको और आसान करके समझते हैं कि अगर वो ऐसा फैक्ट है जिसे देखा जा सकता है, तो एविडेंस उसी विटनेस का होना चाहिए जिसने उसे देखा है। सिमिलरली आगे इन्होंने क्या बताया कि अगर ओरल एविडेंस ऐसे फैक्ट का है जिसे सुना जा सकता है, तो एविडेंस उस विटनेस का होना चाहिए जो कह रहा है कि मैंने इस फैक्ट को सुना है। Who says he heard it। आगे इन्होंने बोला अगर ओरल एविडेंस ऐसे फैक्ट का है जिसे सेंसेस से या अदर मैनर से परसीव किया जा सकता है, तो एविडेंस उस विटनेस का होना चाहिए जो कह रहा है कि मैंने इस फैक्ट को अपने सेंसेस से या अदर मैनर से परसीव किया है। और फिर इन्होंने क्या बोला कि अगर ओरल एविडेंस ऐसे फैक्ट का है जो ओपिनियन है या जिन ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन होल्ड किया गया है, इसका ओरल एविडेंस है, तो एविडेंस उस पर्सन का होना चाहिए जिसने उन ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन होल्ड किया है। ओके, तो किसकी बात हो रही है यहां पर? एक्सपर्ट ओपिनियन की। तो सपोज अगर डॉक्टर सालुके ने किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर एक ओपिनियन होल्ड किया है, तो अब डॉक्टर सालुके को ही कोर्ट में आके ओरल एविडेंस देना होगा। उनकी कोई असिस्टेंट या जूनियर आके कोर्ट में उस ओपिनियन के ग्राउंड पर एविडेंस नहीं दे सकती। Why? Because section contemplates oral evidence must in all cases be direct and not indirect. Okay? अब सेक्शन की दो प्रोवाइज हैं, इनको देख लेते हैं जी। Provided that the opinion of expert expressed in any treatise commonly offered for sale and the grounds on which such opinions are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable। तो क्या कहता है प्रोवाइजो?
अगर एक्सपर्ट का ओपिनियन एंड ग्राउंड्स जिस पे उस ओपिनियन को होल्ड किया गया है, ये एक्सपर्ट ने किसी ट्रीटीज में एक्सप्रेस किए हुए हैं जिसे यूजुअली सेल के लिए ऑफर किया जाता है। तो अब ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एंड ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियंस आर हेल्ड, इन्हें प्रूफ किया जा सकता है उस ट्रीटीज को प्रोड्यूस करके। कब? जब ऑथर की डेथ हो चुकी है, he cannot be found, has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the court regards as unreasonable. Okay? ऑथर का मतलब क्या है यहां पर? ऑथर मीन्स जिसने वो बुक लिखी है, that is expert. फिर नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection. यानी अगर ओरल एविडेंस किसी मेटेरियल थिंग के एग्जिस्टेंस से या कंडीशन से डील करता है अदर देन डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को छोड़ के, एग्जाम्पल हेलमेट हो गया या फिर कोई वीपन हो गया, तो कोर्ट अगर चाहे तो उस मेटेरियल थिंग को इंस्पेक्ट करने के लिए उसे प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकती है। ओके, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मोड्स ऑफ प्रूफ। अ फैक्ट में बी प्रूफ ईदर बाय ओरल एविडेंस ऑफ द फैक्ट और बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इफ एनी। thus देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट। कौन कौन से? वन इज बाय प्रोड्यूसिंग विटनेसेस ऑफ फैक्ट, दैट इज ओरल एविडेंस, and the other by producing a document, that is documentary evidence. आगे चलते हैं। Proof of fact by oral evidence. All facts except the contents of document for electronic records may be proved by oral evidence. This section lays down that where written documents exist, they shall be produced. तो क्या बताया जी इन्होंने? All facts except the contents of document for electronic record may be proved by oral evidence. तो इसको हम सेक्शन 59 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा? ये सेक्शन क्या ले डाउन करता है कि अगर किसी फैक्ट को लेकर रिटन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो अब उस डॉक्यूमेंट के टर्म्स को केवल डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किया जाएगा। ओके, दैट इज आपको वो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना होगा। ओरल एविडेंस से आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं। A and B enter into a contract that B shall be supplying 20 mounds of wool to A every month. This contract was reduced into writing. If controversy arises between the parties about the terms of the contract, it can be proved only by the document. Oral evidence will not be allowed. The document must be produced before the court. तो एग्जाम्पल में क्या दिया इन्होंने? जैसे A एंड B ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि B A को 20 माउंड्स ऑफ वूल हर महीने सप्लाई करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में रिड्यूस कर दिया गया है। अब अगर A और B के बीच में कोई कंट्रोवर्सी अराइज होती है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को लेकर, तो अब इसे केवल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है। दैट इज ओरल एविडेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट को ही आपको प्रोड्यूस करना होगा। क्यों? बिकॉज सेक्शन स्टेट्स all facts except the content of document may be proved by oral evidence. क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। सेक्शन 59 एंड 60 either give oral or direct evidence on facts, your choice. फैक्ट्स पे आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हो, डायरेक्ट एविडेंस भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इनको छोड़ के, क्योंकि इन दोनों केसेस में केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही आप लीड कर सकते हो। ओके, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। दिस मीन्स दैट अ विटनेस कैन टेल द कोर्ट ऑफ ओनली अ फैक्ट ऑफ विच ही हैज द फर्स्ट हैंड नॉलेज इन द सेंस दैट ही परसीव द फैक्ट बाय एनी ऑफ द 5 सेंसेस। इसका मतलब विटनेस कोर्ट में आके केवल उसी फैक्ट पर एविडेंस दे सकता है जिसकी उसे फर्स्ट हैंड नॉलेज है या जो उसने अपने सेंसेस से परसीव किया है। आगे इन्होंने बोला इफ ऑन द अदर हैंड द स्टेटमेंट वाज नॉट मेड इन हिज प्रेजेंस और हियरिंग एंड ही सब्सिक्वेंटली केम टू नो ऑफ इट थ्रू सम अदर सोर्सेस, he cannot appear as a witness for his knowledge is a derived knowledge and is nothing but a hearsay, and it is a maxim of law that hearsay evidence is not relevant.
तो इन्होंने बताया पर अगर स्टेटमेंट ना तो विटनेस के प्रेजेंस में कही गई है, ना ही उस विटनेस ने उस स्टेटमेंट को सुना है, पर बाद में उसे किसी और सोर्स से उस स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, तो अब वो एज अ विटनेस अपीयर नहीं हो सकता, एज ही इज अ हियरसे एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस इज नॉट रेलेवेंट। ओके, अभी आगे हम हियरसे एविडेंस को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। ओके, तो देखो क्या होता है हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस इज दैट एविडेंस व्हिच कम्स इनडायरेक्टली, दैट इज टू से व्हिच कम्स नॉट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु डिपोजेस इट बट थ्रू सम अदर पर्सन। यानी वो एविडेंस उस पर्सन की नॉलेज से नहीं आया जो डिपोज कर रहा है, बल्कि किसी अदर पर्सन की नॉलेज से आया है। या फिर हियरसे एविडेंस मीन्स टू स्पीक थिंग्स हर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, उन फैक्ट्स के बारे में बोलना जो आपने कहीं और से सुने हैं। या फिर हियरसे एविडेंस मीन्स व्हाटएवर अ पर्सन डिक्लेयर्स ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बाय समवन एल्स, यानी किसी दूसरे पर्सन के इंफॉर्मेशन देने पर जो भी फैक्ट एक पर्सन डिपोज करता है, दैट इज कॉल्ड हियरसे एविडेंस। और एविडेंस ऑफ पर्सन हु हैज नॉट हिमसेल्फ डायरेक्टली परसीव्ड और हर्ड, रेदर which he heard perceived indirectly through some other person who might have heard perceived it directly। या उस पर्सन का एविडेंस जिसने खुद फैक्ट्स को डायरेक्टली परसीव नहीं किया या डायरेक्टली हियर नहीं किया, बल्कि उसने इनडायरेक्टली परसीव किया है किसी और पर्सन से जिसने उस फैक्ट्स को डायरेक्टली परसीव किया है। तो ऐसे एविडेंसेस को हम क्या कहते हैं? हियरसे एविडेंसेस कहते हैं। चलिए एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इसको। और द टेस्ट to distinguish between hearsay evidence and direct evidence is, it is direct evidence if the court to act upon it has to rely only upon the witness, whereas it is hearsay if the court has to rely not only upon the witness but some other person also। तो क्या बताया इन्होंने? hearsay evidence and direct evidence को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? बहुत ही सिंपल है जी। अगर कोर्ट को एविडेंस पर एक्ट करने के लिए केवल विटनेस पर ही रिलाई करना पड़े, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एविडेंस। वेयरएज अगर कोर्ट को एविडेंस पर एक्ट करने के लिए ना सिर्फ विटनेस पर बल्कि अदर पर्सन पर भी रिलाई करना पड़े, देन इट इज हियरसे एविडेंस। Thus, if X is charged with Y's murder and if Z in his evidence state that I saw X stabbing Y with a knife, it would be direct evidence। एग्जाम्पल, X को Y के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है। अब अगर Z स्टेट करता है कि मैंने X को Y पर चाकू से अटैक करते हुए देखा था, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट एविडेंस है। आगे इन्होंने बोला इंस्टेंसेस ऑफ हियरसे एविडेंस वुड बी द एविडेंस ऑफ ए दैट Z टोल्ड मी दैट ही हैड सीन X स्टैबिंग Y, और Z wrote a letter to me stating that he had seen X stabbing Y, or that I read in the newspaper that X had murdered Y। पर अगर ए कोर्ट में आके एविडेंस देता है कि जेड ने मुझे बताया था कि उसने एक्स को वाई को स्टैप करते हुए देखा था, या जेड ने मुझे लेटर लिखा था कि उसने एक्स को वाई को स्टैप करते देखा था, या उसने न्यूज़पेपर में रीड किया था कि एक्स ने वाई का मर्डर किया है, तो ये सब क्या है? ये सब हियरसे एविडेंसेस के एग्जांपल है। ओके, क्लियर हुआ? अब हम हियरसे एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। A circumstantial evidence cannot be said identical with hearsay evidence। Example, A is charged with murder of B. C says that he saw A killing B. This is direct evidence। A को B के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है, C ने स्टेट किया कि मैंने A को B का मर्डर करते हुए देखा था, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट एविडेंस है। If he says that Y told him that A killed B, it is hearsay evidence। पर अगर सी ए स्टेट करता है कि वाई ने मुझे बताया कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हियरसे एविडेंस हो जाएगा। एंड इफ ही सेज दैट ही सॉ ए कमिंग आउट ऑफ द रूम वेयर बीज बॉडी वाज फाउंड विद अ ब्लड स्टेन नाइफ, दिस इज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। पर अगर सी ए स्टेट करता है कि मैंने ए को उस रूम से बाहर आते हुए देखा जिस रूम में बी की डेड बॉडी मिली थी, और मैंने उसके हाथ में खून से लथपथ चाकू भी देखा, तो ये क्या है? ये अपने आप में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ओके, एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय डायरेक्ट एविडेंस एंड नॉट बाय हियरसे एविडेंस। ओके, याद रखना। आगे चलते हैं।
The rule of best evidence excludes admissibility of such hearsay evidence. Reasons for such exclusive are, तो उन्होंने बताया कि जो बेस्ट एविडेंस का रूल है वो हेयरसे एविडेंस को एडमिसिबल करने से एक्सक्लूड करता है। अब रीजन क्या है जी इसके एक्सक्लूजन के, ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, it is not delivered on oath, thus the persons communicating such evidence are not exposed to the danger of a prosecution for perjury. हेयर से एविडेंस ओथ पर नहीं दिए जाते, इसलिए हेयर से विटनेस पे फॉल्स एविडेंस का चार्ज, डेट इज परजरी का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से एविडेंस। सेकेंड, इट इज सेकेंड हैंड एविडेंस। Person giving hearsay evidence may not feel responsible to state true facts, and moreover, he is not in a position to state true facts, as he himself not perceive those facts. यानी hearsay evidence second hand evidence है। पर्सन जो hearsay evidence स्टेट कर रहा है वो ट्रू फैक्ट्स को स्टेट करने के लिए खुद को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ट्रू फैक्ट्स को बताने की पोजीशन में भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने वो फैक्ट्स खुद से परसीव नहीं किए होते। थर्ड, चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन कॉन्कोटेशन आर हाई, दस फ्रॉड्स में बी प्रैक्टिस अंडर इट्स कवर। यानी जो फैब्रिकेशन के चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्ट्स का डर रहता है। हो सकता है मेटेरियल बात को वो रिवील ना करे या किसी और पर्सन को इंप्लीकेट कर दे, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉड्स में बी प्रैक्टिस अंडर इट्स कवर। फोर्थ, not possible to cross-examine such witness as he has not perceived the facts. The witness during cross-examination can simply avoid question only by saying that he was not present when the crime was committed. The truthfulness and accuracy of his statement cannot be trusted by cross-examination. तो क्या बताया जी उन्होंने? एडवर्स पार्टी उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने वो फैक्ट्स खुद परसीव नहीं किए। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन वो विटनेस एडवर्स पार्टी के किसी भी क्वेश्चन को सिंपली ये कहकर इग्नोर कर सकता है कि मैं क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था। ओके, इसलिए उन्होंने बताया द ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ हिज स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। फिफ्थ, चांसेस आर देयर दैट पर्सन हु हैज रिसीव्ड डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द फैक्ट माइट हैव टोल्ड लाइज टू द विटनेसेस। That is, there is a probability कि डायरेक्ट विटनेस ने हेयरसे विटनेसेस को झूठ बोला हो। Sixth, in addition to these defects, there are other faults in a hearsay evidence. The greatly increase in expenses and the vast consumption of public time thereby occurred. That is, hearsay evidence को admissible करने में कोर्ट का टाइम और एक्सपेंसेस दोनों ही unnecessarily वेस्ट होते हैं, इसलिए this is also one of the major reason why hearsay evidence is excluded. ओके, तो ये कुछ 6 मेजर रीजन है कि क्यों हम हेयरसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करते। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, ठीक है। अब आगे इन्होंने बताया हेयरसे एविडेंस इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है जी? देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है एक पर्सन किसी फैक्ट पर डायरेक्ट एविडेंस है और किसी दूसरे फैक्ट पर हेयरसे एविडेंस है। जैसे सपोज करके चलिए, मुझे पड़ोस से गोली चलने की आवाज आई, मैं वहां भागते हुए गया तो एक अंकल ने बताया कि मेरे सामने ए ने बी को गोली मार दी और बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब गोली चलने की आवाज पर मैं डायरेक्ट एविडेंस हूं बिकॉज उस आवाज को मैंने खुद अपने कानों से सुना था, लेकिन ए ने बी को गोली मार दी, इस फैक्ट पर मैं हेयरसे एविडेंस हूं एज ए फैक्ट मैंने खुद परसीव नहीं किया, बल्कि उन अंकल ने मुझे बताया जिन्होंने इस पूरे क्राइम को विटनेस किया था। ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि हेयरसे एविडेंस इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट मे बी नोटेड दैट हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इफ नॉट ऑब्जेक्टेड टू और इवन इफ कंसेंटेड टू। यानी अगर पार्टीज ने कंसेंट भी दे दी हो और अगर पार्टीज ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रही हो तब भी हेयरसे एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। और कोर्ट के पास हेयरसे एविडेंस केसेस में कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होती एक्सेप्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। तो कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जी? सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, एडमिशन, सेक्शन 6 रेस जस्टे, सेक्शन 33 एक्सपर्ट ओपिनियन एज गिवन इन सेक्शन 60 प्रोवाइजो 1।
तो इसका मतलब जनरल रूल क्या है, हियर से एविडेंस नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडर अबव केसेस। कौन कौन से केसेस हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, एडमिशन, सेक्शन 6, सेक्शन 33, एक्सपर्ट ओपिनियन एज गिवन इन सेक्शन 60 प्रोवाइजो 1। ओके, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्ट एविडेंस और हियर से एविडेंस में डिफरेंशिएट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। डायरेक्ट एविडेंस इज दैट which the witness gives on the basis of his own perception, whereas hearsay evidence is that which has been derived from other person. Second, direct evidence is best oral evidence of the fact to be proved, whereas hearsay evidence is secondary one and it is admitted in exceptional cases. Third, the reliability or veracity of direct evidence is on the person who gives evidence, whereas in cases of hearsay evidence, the person giving evidence does not take the responsibility of its veracity. Fourth, the person giving direct evidence is available for testing its veracity, whereas the person giving hearsay evidence is not author of original evidence, it is derived from the original author. Fifth, the source of direct evidence is the person who is present in court and gives evidence, whereas in case of hearsay evidence, the person giving hearsay evidence is not original source of evidence. Okay, तो ये 5 डिफरेंसेस हैं hearsay evidence और direct evidence के बीच में. This is very important for means. तो चलिए एक बार सेक्शन 59 और सेक्शन 60 के पीटी के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन 59 स्टेट करता है all facts except the content of document or electronic records may be proved by oral evidence. This is very important for PT. सीधा उठा के आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो प्रोविजन है वो किस सेक्शन में गिवन है और इस सेक्शन की 2 एक्सेप्शन कौन कौन सी है. तो कौन कौन सी एक्सेप्शन है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब सेक्शन 60 के पीटी के पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं. ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वॉट एवर बी डायरेक्ट. तो स्टेटली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये कौन से सेक्शन में गिवन है. तो आंसर इज सेक्शन 60. सेक्शन 60 डील्स विद ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. और 4 पार्ट्स कौन कौन से गिवन है सेक्शन के अंदर, विच कुड बी सीन, विच कुड बी हर्ड, विच कुड बी परसीव्ड बाय अदर सेंसेस एंड ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड. और एविडेंस किसका होना चाहिए, उसी पर्सन का होना चाहिए who says he saw it, who says he heard it, who says he perceived it by that sense or in that manner, or of the person who holds that opinion on those grounds. फिर ये जो सेक्शन के अंदर प्रोवाइजो 1 दे रखी है इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है. एक्सपर्ट का ओपिनियन जो कि किसमें एक्सप्रेस कर रखा है, टीटीज में, जिसको जनरली सेल के लिए ऑफर किया जाता है. और एक्सपर्ट ओपिनियन के ग्राउंड्स को प्रूव किया जा सकता है उस टीटीज को प्रोड्यूस करके. कब, अगर ऑथर की डेथ हो जाती है, कैनॉट बी फाउंड इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और कैनॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस विच द कोर्ट रिगार्ड्स एज अनरीजनेबल, सेम एज सेक्शन 32. और नेक्स्ट प्रोवाइजो किससे डील करता है, इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ मेटीरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, दैट इज एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ मेटीरियल थिंग अदर देन डॉक्यूमेंट. तो याद रखना प्रोवाइजो 2 डील्स विद एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग other than a document. The court may, if it thinks fit, requires the protection of such material thing for its inspection. Okay? अब चलिए सेक्शन 59 और 60 के मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज हियरसे एविडेंस. All facts except the contents of document may be proved by oral evidence, which in all cases be direct. Discuss in brief. Next is oral evidence in all cases must be direct. Explain this rule with illustrations and exceptions.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियरसे एविडेंस नॉट एडमिसिबल, स्टेट इट्स एक्सेप्शंस। तो चलिए आंसर करिए इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट इज ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। नेक्स्ट इज हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, एक्सप्लेन एंड स्टेट द एक्सेप्शंस। तो चलिए करिए इन सबका आंसर। अब चलिए अब हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्कमस्टेंशियल एविडेंस? Do you agree with the view that when there is no direct evidence of any crime, conviction can be based on the circumstantial evidence alone, provided the court weighs all circumstances relating to a particular crime as an integrated whole and that any missing link could be fatal to the prosecution case? Please highlight some of the prominent observations made by the Supreme Court of India on the subject of circumstantial evidence in some of the leading pronouncements. तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजीत कुमार वाज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ डिसीज अमृतपाल। देयर वाज नो आई विटनेस टू द ग्रूसम मर्डर कमिटेड बाय रंजीत कुमार। ग्रूसम मीन्स क्रूअल, बहुत ही भयानक तरीके से। However, there were a few points that came for consideration before the trial court. These were: number 1, a few days before the killing of Amritpal, Ranjit Kumar had allegedly threatened him. Second, a cartridge was found near the cot of the deceased Amritpal. Third, a pistol was recovered from his house. And fourth, the firearm expert gave his opinion that the cartridge found near the cot of the dead body was fired from the pistol produced by the accused. Now the question is, do you think the above circumstances are adequate enough to convict the accused Ranjit Kumar? If yes, why? If not, why not? Please support your answer with suitable examples from the decided case laws. तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर झटपट दे दोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल भी टेक्निकल मैं इसे नहीं कहूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करिए और साथ साथ ये भी मेंशन करने की कोशिश करिएगा कि वो जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो कहाँ रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।